फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल फ्यूचर जज। फ्यूचर जज में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 13 के बारे में। इसके बारे में हम बात करेंगे कि पोस्ट और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है, और जो कि दे रखा है आर्टिकल 13(1) एंड आर्टिकल 13(2) में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बारे में, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, स्पेशली मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इन दोनों से रिलेटेड अपन इंपॉर्टेंट केस लॉज भी डील करेंगे। ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये मेंस एग्ज़ाम में अगर आप लिखते हो तो आपको एक अपर एज मिलता है। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो अब बात करते हैं अपन आर्टिकल 13(1) की, जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करता है। तो इसमें देखते हैं अपन क्या लिखा हुआ है। ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली। अब इमीडिएटली इसमें इम्पॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, क्योंकि इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट टू द एक्सटेंट एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज हो जाता है यहाँ पे। सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट है, किस पार्ट से, फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट है, और वो लॉ इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था उससे पहले से बना हुआ है, और इन कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, तो सिर्फ उतना पार्ट जो कि इनकंसिस्टेंट है वो वॉइड होगा। यानी लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट टू फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड टू एक्सटेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले अगर कोई लॉ ऐसा है जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, कीवर्ड है, इसको जरूर लिख के आइएगा एग्जाम में। टू फंडामेंटल राइट्स टू द एक्सटेंट। तो ये तीन चार जो वर्ड्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो पार्ट अपना वर्ड होगा। तो एक एग्जांपल के बेसिस पे अपन ले लेते हैं। सपोज़ करिए एक स्टैट्यूट है जिसके अंदर 6 प्रोविजंस हैं। तो इसमें से जो थर्ड प्रोविज़न है वो इनकंसिस्टेंट है। यानी ये जो स्टैट्यूट था ये कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले का स्टैट्यूट है, और इसमें जो थर्ड प्रोविज़न है वो इनकंसिस्टेंट है टू द फंडामेंटल राइट्स। अब अगर वो इनकंसिस्टेंट है टू द फंडामेंटल राइट्स तो वो क्या होगा, वॉइड। लेकिन क्योंकि इसमें टू द एक्सटेंट लिखा हुआ है तो बाकी के जो प्रोविजंस हैं वो वैलिड रहेंगे, और सिर्फ जो थर्ड पार्ट है वो ही वॉइड कहलाया जाएगा। तो इसके अंदर अपन को दो डॉक्ट्रिन्स भी देखनी होंगी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का एक दूसरा नाम भी है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। क्या है दूसरा नाम? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, सेवरेबिलिटी, या फिर अपन उसको कह सकते हैं सेपरेशन। तो अब अपन बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन के बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन के बारे में क्या है कि सेपरेट ऑल द लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। अब फिर से देख लेते हैं। सपोज ये स्टैट्यूट है, 6 प्रोविजंस है, और जो फोर्थ प्रोविज़न है वो इनकंसिस्टेंट है। किसके इनकंसिस्टेंट है? फंडामेंटल राइट्स के। तो अगर वो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है तो उसको क्या कर देंगे अपन? सेपरेट। उसको सेपरेट करने के बाद यानी उसको अलग कर देंगे बाकी लॉज से। अब जैसे फोर्थ है तो फोर्थ को बाकी सबसे अलग कर देंगे, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन हो जाएगा। अब इसमें केस आता है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें सेक्शन 14 था PD एक्ट का, वो इनकंसिस्टेंट था, तो उसको सेपरेट किया गया, और सेपरेट करने के बाद वो हो गया वॉइड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसका काफ़ी ध्यान रखें आप। तो अपन आ जाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पे। तो इसमें जो वर्ड है ओवर शेडो, इसको पहले समझ लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। ओवर शेडो का मतलब जैसे आपको ग्रहण पता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उसी तरीके से देखेंगे इसको। सपोज करिए एक सन है, सन के सामने आ जाता है मून, तो मून क्या करता है? सन को ओवर शेडो कर देता है, तो उससे क्या होता है? सूर्य ग्रहण। तो जैसे लूनर एक्लिप्स या फिर सोलर एक्लिप्स होता है, यानी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है, उसी तरीके से सेम प्रिंसिपल को यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो इसको समझ लेते हैं अपने लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सपोज़ करिए ये एक स्टैट्यूट है
ये पूरा एक स्टैट्यूट है। अब इसमें से थोड़ा सा जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा, ये ओवरशैडो किया हुआ है फंडामेंटल राइट्स ने। मतलब ये फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट था, तो फंडामेंटल राइट्स ने इसको ओवरशैडो कर दिया है। तो ये इसी तरीके से जैसे चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण होता है, उसी तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में लॉ पे अप्लाई किया है। अब ये क्या करता है, किसी लॉ को वॉइड नहीं करता है। यह सेपरेशन वॉइड कर देता था, ये किसी लॉ को वॉइड नहीं करता है, बट सिर्फ क्या करता है, ओवरशैडो कर देता है। लॉ डज नॉट बिकम वॉइड बट ओनली इन ऑपरेटिव, यानी वॉइड नहीं होगा और इन ऑपरेटिव होगा। तो अगर फ्यूचर में कोई ऐसा लॉ पास होता है या फिर कोई ऐसा अमेंडमेंट पास हो जाता है जिससे ये जो ओवरशैडो था, जो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट था, वो नहीं रहता है, तो ये वाला जो लॉ होगा ये हो जाएगा वैलिड। तो ये पास हुआ और ये वाला जो पार्ट था ये फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट नहीं रहा, तो ये हो गया अब वैलिड। तो इसमें केस देख लेते हैं अपन, बिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और इसमें ये था बेरार मोटर व्हीकल एक्ट। अब बेरार मोटर व्हीकल एक्ट में क्या दे रखा था कि ये स्टेट को ऑथराइज करता था, कुछ प्रोविजन ऐसे थे स्टेट को ऑथराइज करते थे टू मोनोपलाइज सर्टेन बिजनेस। अभी 1947 का एक्ट था और 1950 में फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स हो गए थे। तो उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स थे उन्होंने इस प्रोविज़न को ओवरशैडो कर दिया था, जिससे स्टेट मोनोपलाइज नहीं कर सकती थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि लेजिस्लेचर ने अमेंडमेंट किया आर्टिकल 19 के अंदर। तो आर्टिकल 19 में अमेंडमेंट करने से क्या हुआ कि जो ये वाली जो प्रोविज़न्स थे और जो ये ओवरशैडो था ये हट गया। क्यों? क्योंकि अब ये इनकंसिस्टेंट नहीं रहा। तो फिर ये वाले जो प्रोविजंस थे ये ऑपरेटिव हो गए और स्टेट के पास वापस से पावर आ गई थी टू मोनोपलाई सर्टेन टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जिसमें ओवरशैडो होता है। तो अब अपन सेपरेशन देख लेते हैं दोबारा एक बार रिवीजन के पर्पज़ से। अब जैसे सपोज करिए कि ये एक स्टैट्यूट है और ये पूरा स्टैट्यूट है। अब इसका जो थोड़ा सा पार्ट है फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है। क्या है? फंडामेंटल राइट्स के ये इनकंसिस्टेंट है अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। तो फिर इस पार्ट को अपन क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे बाकी स्टैट्यूट से, और जो बचा हुआ स्टैट्यूट होगा वो क्या हो जाएगा, वैलिड, और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा अपना वॉइड, क्योंकि ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है टू एफआर। तो दो डिफरेंस हो गए सेपरेशन और एक्लिप्स में, ये अपन ने समझ चुके हैं। तो अब बात करते हैं अपन आर्टिकल 13(2) की, जो कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करता है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करता है, जो कि मतलब 1950 के बाद में 26 जनवरी 1950 इस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था। तो इसमें बात हुई है स्टेट की। किसकी बात हुई है? स्टेट की। और शैल वर्ड यूज़ किया है। शैल वर्ड का मतलब क्या हो गया कि ये एक हो गया मैंडेटरी प्रोविज़न। क्या हो गया? एक मैंडेटरी प्रोविज़न, मतलब स्टेट के ऊपर एक बार लगाया हुआ है, उसकी तरह ये मैंडेटरी प्रोविज़न हुआ है। नॉट टू द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridges the rights conferred by this part। तो this part का मतलब क्या होगा? rights conferred by this part का मतलब क्या हो गया? this part मतलब part 3। part 3 मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट्स। याद रखिए कि part 3 जो है फंडामेंटल राइट्स है और part 4 जो है DPSP है। तो part 3 फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट या फिर कोई ऐसा लॉ, एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस क्लॉज। दिस क्लॉज मतलब क्लॉज नंबर 2 ऑफ आर्टिकल 13। तो इसमें दो चीज़ें हो गई, टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन बी वॉइड। अब टू द एक्सटेंट मतलब कि पूरा का पूरा स्टैट्यूट जो है वो वॉइड नहीं होगा, सिर्फ उतना पार्ट वॉइड होगा जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, और ना कि पूरा पूरा वॉइड होगा। तो इसमें अपने दो चीज़ें हो गई। दो चीज़ों को अपने ध्यान रखना है कि एक तो पार्ट 3 के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए वो लॉ, और दूसरा ये कि इस 13(2) के कॉन्ट्रवेंशन में नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा है तो वो हो जाएगा वॉइड। तो अभी तक अपन ने क्या देखा? आर्टिकल 13(1). आर्टिकल 13(1) प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करता है। उसके अंदर अपन ने दो डॉक्ट्रिन्स देखी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन अपन ने देखी, और उसके बाद अपन ने देखी थी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन में अपन ने केस देखा था AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, और एक्लिप्स में अपन ने देखा था बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP।
तो ये 2 डॉक्ट्रिन अपन ने देखी, 13(1) देखा, और 13(2) जो बात करता है वो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स होने के बाद के बारे में। और ये क्या करता है? एक बार क्रिएट करता है स्टेट के ऊपर टू मेक एनी लॉ विच वायलेट एफा, यानी ऐसा कोई लॉ स्टेट नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, यानी पार्ट 3 के अगेंस्ट हो। ऐसा कोई लॉ स्टेट नहीं बना सकती, अगर बनाया तो वो टू द एक्सटेंट वॉइड हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले समय में और अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें और आप जज बन पाएँ। हैप्पी जस्टिसिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।